हाँ बेटा स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन तो विजिबल है ना बेटा? यस सर, विजिबल है। चलो जब तक बाकी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब थोड़ा सा असाइनमेंट देख लो। एक असाइनमेंट बनाया मैंने, इसे मैं गूगल क्लासरूम पर ही पोस्ट कर दूंगा। कब तक सबमिट करके कर दोगे? ये देखो 11 क्वेश्चन हैं। वही सिंपल यूनियन यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन इंटरसेक्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कुछ सेट गिवन है आपको, ए माइनस बी निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है, यूनियन बी निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन है। कितने दिन का टाइम चाहिए? सर शाम तक कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर ट्यूसडे का लास्ट टाइम डाल दूंगा उसमें। फिर उससे लेट जिसका भी असाइनमेंट जमा होगा फिर वो उसी तरीके से इवेल्युएट होगा जो आपको इवोल्यूशन स्कीम दिखाई थी ना ओरिएंटेशन में। तो इसलिए टाइम से पहले सबमिट करोगे तो पूरा 100% मार्क्स मिलेंगे। अगर लेट हो जाएगा तो फिर 70% से काउंट होगा बेटा। ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए यूनियन बी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, तीन सेट का यूनियन करना है। ठीक है, वही सब करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चन दे दिए। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाई दे रहा है, ये एक प्लस का निशान है, फिर उसके ऊपर सर्किल बनाया। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि यस सर। डिनोट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, डेल से सिमेट्रिक डिफरेंस को उसने शो किया हुआ है। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट नॉमिनेशन यूज कर देते हैं। अगर वो कुछ डिफरेंट सिंबल यूज करेगा तो उस सिंबल का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करके देगा क्वेश्चन में। अगर नहीं भी देता है तो फिर आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा कि ये सिंबल हमने कहाँ स्टडी किया था। अगर उसने पूछ लिया कि ये दो सेट दिए हुए हैं कि ये आपको निकालना ए एक्सोर बी, तो अपने आप समझ जाना कि सिमेट्रिक डिफरेंस ही निकालना है। और इस डेल का मतलब भी समझ जाना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ही है। अगर वो नहीं भी लिख के देता है, बाई चांस भूल जाता है लिखना, तो आप उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस ही निकालेंगे। क्योंकि दो सेट के ऊपर या तो इंटरसेक्शन निकालते हैं या फिर यूनियन निकालते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, डिफरेंस या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके अलावा कोई और ऑपरेशन आपने सुना? क्यों बेटा? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है, यस आज आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या बात है? सर वही नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे आवाज़ लेट आ रही, थोड़ी सी इशू हो रही थोड़ा सा नेटवर्क का। अच्छा अच्छा। हाँ तो देख लेना कि क्वेश्चन में दोनों सिंबल दे सकता है वो आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके सर। तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। आज दोनों ही बैच का मेरा लेक्चर है आज तुम्हारे पास, तो मैं लंच के बाद इसे पोस्ट कर दूंगा। तो फिर ये से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना। कल की परसों की छुट्टी होगी आपके, संडे में, तो बैठ के कर लेना। और ट्यूसडे 5 बजे तक मेरे पास सबमिट कर देना। सर जो कल हमारा टेस्ट होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वो कहाँ तक होगा? आज तक, रिलेशन तक। ओके सर। रिलेशन में जितना पढ़ा देंगे उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे सेट से ही होंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि सेट से ही पूरा बनाएंगे। रिलेशन की छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर जितना कर लेंगे। अगर रिलेशन कुछ लगता है कुछ पूछा जा सकता है तो वो पूछ लेंगे। सेट ही मैक्सिमम पार्ट में आएगा। स्टार्ट करें बेटा? काफ़ी हो गए, 26 हो गए। दो मेरे काउंट कटा दो तो 25 हो गए टोटल बच्चे। सर ये असाइनमेंट कब देना है, सबमिट कब करना है सर?
असाइनमेंट बताया ना बेटा, मैं उसमें डेट भी डाल दूंगा, टाइम भी डाल दूंगा, उसमें ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा। ट्यूसडे 5 PM तक आप सबमिट कर सकते हो। ओके। तो गूगल क्लासरूम पर ही सबमिट करना होगा और किसी मोड में एक्सेप्टेबली वहीं पर स्टोर कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्टोर करने में तो मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, वरना कोशिश करना तो हो जाएगा। ओके कहोगे तो सर। मैं कहोगे तो मैं एक दिन और लेट भी, अभी भी हाथ में है तुम्हारे पास, अब तुम कहोगे तो मैं वेडनेसडे का मैं अपना प्लान कर लूँगा। लेकिन आप कोशिश करो कि ट्यूसडे का तुम्हारा टाइम है तो ट्यूसडे से पहले सॉल्व कर लेना, सबमिट करना। अगर नहीं हो तो मैं एक दिन और स्पेयर में भी रख सकता हूँ, कहोगे तो मैं वेडनेसडे डाल दूंगा, लेकिन ट्यूसडे अपनी डेडलाइन समझना कि ट्यूसडे तक सबमिट करना है। ओके सर। किसी की प्रॉब्लम आए तो वो वेडनेसडे तक मतलब रात के कर ले, जैसे रात में डेटा मिलता है उसे तो रात में अपलोड कर दे। वैसे ज़्यादा बड़ा है नहीं क्वेश्चन पेपर, मुश्किल से 4 या 5 पेज बनेंगे, आप उसे स्कैन करेंगे या फिर ठीक है जैसे ही स्कैन करेंगे तो PDF बनेगा, तो हार्डली 2 MB या 2.5 MB का बनेगा हार्डली। सर कितने मार्क्स का होगा? ये तो असाइनमेंट है बेटा, असाइनमेंट के तो नंबर टोटल 10 में से ही जाते हैं, टोटल सारा अच्छा ठीक है जितने ठीक है असाइनमेंट ठीक है। देंगे उन सबका टोटल करके 10 बनेगा। ओके सर। तो हम इसे चाहे 100 में से काउंट करें चाहे 20 में से काउंट करें, इन सब सारे मार्क्सों का सबमिशन करेंगे, देन उसके बाद फाइनल टोटल निकालेंगे तो फिर उससे पता चलेगा ऑन एन एवरेज कितने हैं। ठीक है, ओके सर। स्टार्ट करें अब रिलेशन। अभी तक हमने पढ़ा सेट, तो सेट में पढ़ा हमने फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि दो सेट के ऊपर हमने क्या लगाया, क्रॉस बी, यानी कि ए सेट के कुछ एलिमेंट, यानी कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी के साथ क्या कर दिए हमने, मैप कर दिए, तो बन गया ऑर्डर्ड पेयर। उन ऑर्डर्ड पेयर से बनता है रिलेशन। ठीक है, ये स्टेजेस हैं, पहले सेट, सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के बाद आता है रिलेशन, रिलेशन के बाद बनेगा फंक्शन। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और अटैच होती चली जाएंगी, प्रॉपर्टियाँ अब इंक्रीज होती चली जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको क्लियर है फिर आगे कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट में। लेकिन अगर बेसिक में प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, प्रॉपर्टी रिमेंबर नहीं की है, प्रॉपर्टी के मीनिंग नहीं समझे, तो हर बार आपको रट्टा सा लगाना पड़ेगा, बेटा क्रैमिंग करना पड़ेगा, बार बार आपको बार बार फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक, जैसे मैंने कम्यूटेटिव के वर्ड का नाम लिया था, कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए, A.B=B.A, कुछ नहीं करना, इनको दोनों को स्वैप करना है। पहले ए बी लिखा था तो अब की बार क्या कर देना, बी ए। तो ऐसी तरीके से आपको हर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझना है और अप्लाई करके देखना कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चलो रिलेशन देखते हैं। अगर हमें कोई रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है तो दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। देखो दो सेट हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर यूज़ किया, जिसमें क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट वाले सेट के साथ, दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट के साथ, उसे हमने क्या कहा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है जो दो सेट के बीच में होता है वो होता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी, बाइनरी यानी कि दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या करें, बाइनरी रिलेशन, यानी कि दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन। कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट ए और बी दो सेट हैं, तो बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का, यानी कुछ सारे ऑर्डर्ड, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो रिलेशन में क्या होता है, इसका सबसेट होता है, यानी कि उसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर इसको फॉलो करेंगे। जैसे ये मैंने लिखा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको किसका बेसिक आना चाहिए, सबसेट का। आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है। अगर जिसको सबसेट नहीं आता तो उसे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना, यानी कि आपको बेसिक सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, यानी कि सेट का बेसिक पूरा क्लियर है तो आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इजीली समझ में आएगा। तो रिलेशन समझ में आया कि वो क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाले, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, आपके रिलेशन में होंगे। कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए भी रिलेशन से बिलोंग करता है, जैसे हमने वहाँ सेट के लिए एलिमेंट का बताया था, मेंबरशिप ऑफ। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी
ठीक है, बिलोंग्स टू आर। और दूसरा लिखा देखो मैंने, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं ए कोमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये मैंने चेंज कर दिया सिंबल, ए आर और उसके ऊपर क्या कर दिया, कट मार्क लगा दिया बी, यानी कि ए नॉट रिलेटेड टू बी। कोई एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि ए क्रॉस ए क्या होगा, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसमें? हाँ बेटा प्रगति शर्मा, कितने आएंगे? अगर मैंने ए क्रॉस ए किया तो कितने आएंगे आपके पास? प्रगति शर्मा, हाँ बेटा कितने होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे अगर ए क्रॉस ए करें तो? ए क्रॉस ए 9। 9, ठीक है। तो वो क्या होंगे, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3, ये टोटल 9 पेयर होंगे आपके पास, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 2 2 3 3 1। क्लियर हो गया? इस टाइप का रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और जिसमें एक भी ना हो तो उसको क्या कहेंगे? जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? कोई भी बेटा बताते रहो बेटा। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, बताओ एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या कहते हैं हम लोग? नल सेट। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो उसे क्या कहेंगे? नल रिलेशन। वेरी गुड। अरे यही नल का मतलब ही यही होता है, नल का मतलब होता है उसमें एक भी ना हो। तो जब यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो आपके पास अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो उसे हम एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, क्लियर हो गया, वही रिलेशन हम कहेंगे। अब धीरे धीरे लॉजिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास एक बार उसने सेट पर डेफिनेशन पढ़ ली है नल की, तो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल होगी। अब देखो ये मैंने कोई एक रिलेशन बनाया, तो इस रिलेशन में क्या है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर मैंने इसके यहाँ पर ले लिए, तो ये मेरे पास हो गया एक रिलेशन, तो इसके कहेंगे एक रिलेशन। सोचो मैं एक दूसरा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, एकदम लाइव बनाना चाहता हूँ मैं, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा नहीं, अब मैं बनाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी, यानी कि वो सारे ए और बी, मैंने आगे लगाया सच दैट, या तो ये लगाऊं या फिर ये लगाऊं, इन दोनों में कुछ भी, यानी कि वेयर ए, मैंने क्या लिखा, लेस देन बी। क्लियर हो गया? मैंने क्या लिखा, ए लेस देन बी, ए कोमा बी, यानी कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जहां पर ए क्या हो, बी से क्या हो, छोटा हो, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो ए आर में क्या आएगा आपके पास, क्या यहाँ पर 1 1 से छोटा है? 2 3। नहीं। क्या 1 2 से छोटा है? यस। क्या 1 3 से छोटा है? यस। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। क्या 2 2 से छोटा है? नहीं। ठीक है, 2 3 से छोटा है? यस। 3 1 से छोटा है? नहीं। 3 2 से छोटा है? नो। 3 3 से छोटा है? नो। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ गए, 1 2 और 1 3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको ऑर्डर पेयर में, 1 2, ठीक है, 1 3 और 2 3, बस। क्लियर हो गया? इस तरीके से रिलेशन बन जाते। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से जवाब दिया करो, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो कि हाँ समझ में आ रहा। तो फिर मैं एक और एग्जाम्पल ले, देखो अगर मैं यहाँ पर कर दूं a इक्वल टू बी, मैंने लेस देन लिखा था ना, आपके बारे में लगा दिया मैंने a इक्वल टू बी, यानी कि दोनों की चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 1 1 1 2 2 3 3। गुड। तो गुड, तो ये रिलेशन बन गया।
तो चलो मैं इसे R1 कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा R2। तो R2 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1,1, 2,2 और 3,3। तो इस तरीके से 50 रिलेशन बना सकता हूँ। तो हर चीज में क्या होगी, रिलेशन की डेफिनेशन डिफरेंट होगी, इसी को हम रिलेशन कह रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो रिलेशन क्लियर हो गया कि रिलेशन में क्या कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल रिलेशन लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, यानी कि हम किसी भी सेट के ऊपर रिलेशन बनाएंगे तो पहले यूनिवर्सल रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन क्या होगा, इस यूनिवर्सल रिलेशन का एक छोटा सा सबसेट होगा, यानी कि इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर उस रूल को फॉलो करेंगे, कुछ रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जो जो रूल को फॉलो करेंगे उन सबका समेशन करते जाएंगे, वही आपके लिए क्या बन जाएगा, रिलेशन। क्लियर। अब मैं इसे बैक स्लाइड पर जाता हूँ। देखो बैक स्लाइड में मैंने वही लिखा है, डेफिनेशन लेट ए और बी दो सेट है। एक ए क्या है, बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन कौन सा था, ए जो लेस देन लगाया हमने, ए इक्वल टू बी लगाया, तो वहां इस रिलेशन की डेफिनेशन आपको गिवन होगी। ठीक है, वो उस पर क्या गिवन होगी आपको, वहां पर डेफिनेशन गिवन होगी। वो डेफिनेशन रोस्टर फॉर्म में भी हो सकती है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकती है, स्टेटमेंट में भी हो सकती है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी हो सकती है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना सेट ऑफ वोबल्स, तो लैंग्वेज में गिवन है कि क्या किस चीज का सेट है, ऐसी रिलेशन दे सकते हैं कि लेस देन का है, इक्वल टू का है। ऐसी तुम्हारी क्लास के सभी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उन सब का सेट या उन सब का रिलेशन मुझे बताना है कि डेट ऑफ बर्थ का स्टूडेंट से रिलेशन कोई, जब सबकी इक्वल हो, सब किसी की लेस देन हो, सबकी हाइट का रिलेशन। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, रिलेशन ए रिलेशन सेट ए ऑन ए रिलेशन ए टू ए। अगर ए की सेट गिवन है तो ए क्रॉस ए ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वही लिखा है सेम अदर वर्ड्स में। अब देखो ये मेरे पास है 1 2 3 4, वहां पर उसने क्या बताया, ए बी, यानी कि वो सारे ऑर्डर पेयर जहां ए छोटा होता है बी से। तो रिलेशन क्या होगा बता सकते हो देख के, क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है। अब 1 छोटा किससे होगा, 1 छोटा होगा 2 से, 2 से, 3 से और 4 से। 1 होगा 3 से, गुड। 1 होगा 4 से, और किससे छोटा होगा, बस। अब 2 के लिए सोचो, 2 1 से होगा नहीं, 2 2 से छोटा होगा नहीं, 4 से, 2 3 3 से और 4 से, 2 4, वेरी गुड। और 3 किससे छोटा होगा, 4 से, 4 और से। किसी से छोटा होगा नहीं। तो यही बनेगा आपके पास रिलेशन। क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को। वैसे आंसर लिखा था इसमें, नहीं लिखा मैंने आंसर, ठीक। क्लियर हो गया रिलेशन। तो ऐसी रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको एक लाइन में, तो आप रिलेशन के ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। यस सर। यस सर। बना, ठीक है। चलो देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए आगे मैंने क्वेश्चन भी लिखे होंगे, आप जवाब देते रहना। ये है मेरे पास एक रिलेशन, आर इज इक्वल टू है 1 2 और 2 3, एक रिलेशन दिया हुआ है। अगर मुझे उसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स को हम कहते हैं आर डैश, या फिर समटाइम हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। देखो, आर का पावर माइनस का 1, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डैश का मतलब यहाँ है इनवर्स। क्लियर हो गया। तो इनवर्स क्या होता, अगर आपके पास किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, तो उसका इनवर्स हो जाता है बी कोमा ए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है ऑर्डर पेयर 1 2, तो इसका इनवर्स क्या होगा 2 1। इधर क्या लिखा हुआ है 2 3, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3 2। कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। इजी है इनवर्स निकालना। इनवर्स में अगर आपके पास किसी रिलेशन में ए कोमा बी है, तो इनवर्स में क्या हो जाता है, वो बी कोमा ए। कोई डाउट किसी को। यानी कि मैं कैसा भी एग्जाम्पल लिखूं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दूं, तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस है क्या। हाँ बेटा जल्दी बताओ। इजीली हो जाएगा। निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। मतलब अब ऐसा तो नहीं कि कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा जिसका इनवर्स ना निकाल पाए। नो सर। हाँ बेटा, कोई टिपिकल क्वेश्चन No, तो sir. नहीं मिल जाएगा। बताते रहे ना, कोई टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं मिल जाएगा जिसका मैं इनवर्स ही ना निकाल पाऊँ। समझ में आ रहा ना, यानी कि कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इसके ऊपर 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊं मैं आपको। आपको लगती है रिक्वायरमेंट है।
सर। कहो तो एक No, और sir. लिखूं मैं, कहो तो मैं एक और लिख दूं, दो और लिख दूं ठीक है, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। यानी कि इजी कंसेप्ट है, इन्वर्स करना है तो मुझे सिर्फ ए बी का क्या करना है, बी ए करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सबका इन्वर्स। चलो मैं फिर भी एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं 1,1 लिख दिया मैंने 2,2 लिखा और 2,3 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो देखो 1 1 है, अगर रिवर्स भी करूंगा तो भी क्या मिलेगा आपको, 1,1 ही मिलेगा। 2,2 का करेंगे तो अगेन 2,2 और 2,3 का करेंगे तो 3,2। बस ये हो गया आंसर। चलें अब आगे। दो रिलेशन आपको गिवन है, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास एस है, मुझे दोनों का यूनियन करना है। यूनियन क्या होता है कि दोनों के ऑर्डर पेयर का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यानी कि दोनों के सारे ऑर्डर पेयर इसमें कंटेन होंगे, यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर होगा वो या तो आर में होगा या फिर एस में होगा या फिर दोनों में हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 0,2 है तो 0,2 आ गया। चलो एक्सप्लेन करूँ क्या बेटा, आप बताओ मुझे। नो सर। No, sir. समझ में आ गया यूनियन, Yes, तो sir. इंटरसेक्शन भी Yes, समझ में आ sir. जाओ, तो इंटरसेक्शन भी Yes, समझ में आ sir. जाओगे, जो भी कॉमन ऑर्डर पेयर होंगे वो आ जाएंगे। चलो एक इंटरसेक्शन का भी लिख रखा है न्यूमेरिकल, जो भी कॉमन है, देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, 1,0 तो 1,0, 1,2 तो 1,2, 1,2. कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि ये तो जो हमने सेट के ऊपर कर दिया वही काम ऑर्डर पेयर के ऊपर करना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ानी। इसलिए हमने इंटरसेक्शन की बात करी और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर की। देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा भी नहीं अल्फाबेट्स में, नो नथिंग, मुझे भी जरूरत नहीं है और तुम्हें भी जरूरत नहीं है, या जरूरत है। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। Yes, sir. हाँ गुड, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तो वही है, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट वही होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सेट में, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉमन आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। डिफरेंस याद आ गया ना, ए के वो सारे एलिमेंट जो एस में ना हो, सिर्फ आर में हो, तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हट जाते हैं यहाँ से। तो देखो 0,2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो 0,2 आ जाएगा। ठीक है, 1,0 इसमें है तो इसका पार्ट नहीं आएगा। ऐसी 1,2 है, 1,2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2,0 तो 2,0। वही डिफरेंस का फॉर्मूला, ओनली आर, केवल आर में होने चाहिए वो ऑर्डर्ड पेयर, नॉट पार्ट ऑफ एस। यही तो लिखा था हमने डिफरेंस। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। यानी रिलेशन कितना इजी है, अगर हमें सेट आता है तो रिलेशन कोई टिपिकल चीज नहीं है। ये ऐसे है बेटा, ये डंडा हटा देते हैं, ठीक है, ये डंडा नहीं है यहाँ पे। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए रिलेटेड टू बी, तो ए आर बी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। और सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू बी, या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो सिंबल मेरी पीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी ने रीड नहीं किया, ठीक है, इसलिए मुझे अलग से लगाना पड़ा। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, Yes, sir. ये तो मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया था, दोनों को पढ़ते कैसे हैं वो मैंने दिखाया। अब देखो मेरे पास a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, और रिलेशन जो है वो a क्रॉस b के ऊपर है, a क्रॉस किसके ऊपर है, b के ऊपर। यानी कि पहला एलिमेंट कहाँ से लेना मुझे, a से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना मुझे, b से। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको यही बने, 1 का y के साथ, 1 का z के साथ, 3 का y के साथ। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ये रिलेशन मुझे गिवन है तो इस रिलेशन को मैं कह सकता हूँ 1 रिलेटेड टू y, सही लिखा है, 1 रिलेटेड टू z, ठीक है, 3 रिलेटेड टू y। क्लियर हो गया? बट 1 नॉट रिलेटेड टू x, सही कह रहा हूँ मैं, क्या है 1x का ऑर्डर पेयर? नहीं, तो मैंने क्या लिखा, 1 नॉट रिलेटेड टू x, 2 नॉट रिलेटेड टू x, 2 नॉट रिलेटेड टू y, सिमिलरली बाकी के। ठीक है, जो भी रिलेशन में फर्स्ट पार्ट में देखो एलिमेंट कितने आ रहे हैं आपके पास, 1 आ रहा है, 1 1 एंड 3, और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,3। r के सिर्फ आपने क्या लिए हैं, जो फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट कवर किए हैं, 1 और 3, तो 1 और 3 लिया मैंने।
और सेकंड पार्ट में क्या किया, वाई जेड वाई, यानी कि वाई और जेड कवर किए। जो फर्स्ट पार्ट ए के जितने एलिमेंट हम कवर करते हैं उसको कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो गया, 1,3। ठीक है, जो सेकंड पार्ट में कवर किए आपने उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज में कितने कवर किया आपने, वाई जेड। तो हम इस तरीके से किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज दोनों कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा डोमेन और रेंज? Yes, sir. सर अब एक बार देखो, दोबारा बता दीजिए डोमेन। हाँ दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। अब देखो मुझे आर का डोमेन निकालना, आर का। ठीक है, आर का डोमेन, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में वाले को कहते हैं डोमेन। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या कवर किया बताओ, इन सब का मुझे क्या करना है, चेक करना है। क्या क्या कवर किया मैंने, 0 1 1 2। 1 2 तो क्या कर दिया मैंने, 0 1 और 2। तो ये कहलाता है उसका डोमेन। क्लियर हो गया, डोमेन ऑफ आर यानी कि रिलेशन आर का डोमेन। सिमिलरली रेंज, रेंज ऑफ आर क्या होगी, जो सेकंड पार्ट पे आपने कवर की होगी। सेकंड पार्ट पे आपने क्या कवर किया है, 2 0 2 0। कौन कौन से एलिमेंट कवर किए आपने? हाँ बेटा, किस लड़की ने पूछा था? हाँ बेटा, सर हाँ हो सर, गया हो गया, क्लियर? क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, इजी है। हमारे डिस्क्रीट में कोई भी कंसेप्ट बहुत टेढ़ा नहीं है, बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन स्ट्राइक करना चाहिए बस आपको। और एग्जाम्पल लूँ क्या, ये मैं पुरानी स्लाइड पे आया हूँ। और एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है क्या, किसी भी रिलेशन का आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं? यस सर। अब तो इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है उसके फर्स्ट पार्ट पे आपको सबका समेशन करते जाना है कि एक यूनियन करते जाना है, उधर सेकंड पार्ट का यूनियन करते जाना है। सेकंड पार्ट का करेंगे तो उसको रेंज करें, फर्स्ट पार्ट का करेंगे तो डोमेन करें। तो डोमेन और रेंज, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ए और बी, एक ए सेट है मेरे पास, एक बी सेट है, और रिलेशन क्या लिखा, ए कोमा बी, ए प्रोड्यूस्ड बाय बी, यानी कि ए को बी प्रोड्यूस करता है। तो अब बताएं कि एग का रिलेशन, यानी कि एग कौन प्रोड्यूस करता है, काउ। एन क्यों बेटा, एग काउ प्रोड्यूस करती है, नो। एग गोट प्रोड्यूस करती है, नो। एग कौन प्रोड्यूस करती है, हैन। तो पेयर क्या बनेगा, एग कोमा हैन, एग प्रोड्यूस बाय हैंस। क्लियर हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। मिल्क की बात करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस बाय काउ एंड गोट, दोनों मिल्क देती है ना, तो मिल्क का काउ के साथ भी, मिल्क का काउ के साथ भी, और मिल्क का गोट के साथ भी। हो गया रिलेशन। कॉर्न की बात करें, कॉर्न तो समझ में आता है, मक्का। क्या कॉर्न काउ प्रोड्यूस करती है, नो। कॉर्न गोट प्रोड्यूस करती है, नो। कॉर्न हैन प्रोड्यूस करती है, नो। तो आपके पास रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, सिर्फ 3। एग प्रोड्यूस बाय हैन, मिल्क प्रोड्यूस बाय गोट, मिल्क प्रोड्यूस बाय काउ। तो ये बन गया एक रिलेशन। हाँ बेटा साक्षी, क्लियर हुआ? यस सर। इजी है एग्जाम्पल। तो इस तरीके से भी लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं दो डिफरेंट सेट का। तो रिलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, हर क्वेश्चन में आपको रिलेशन की डेफिनेशन ही चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर वही होगा जो हम आज तक करते आए। ठीक है, इनवर्स रिलेशन वही बताया मैंने, इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, बी कोमा ए। ठीक है, तो एक और मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है, आर के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर ही होता है। किसी को डाउट है इसमें क्या? देखो ए और बी No, का sir. ए और बी का इनवर्स क्या होगा, बी ए। अगर इसका एक बार और इनवर्स कर दें तो क्या मिलेगा फिर दोबारा से, ए बी। तो यही तो मिलेगा सेम, तो वही लिखा हमने। ठीक है, कौन सा लो है ये, ज्यादा सेट में एक लो भी पढ़ा था इसे, कन्वोल्यूशन लो। देख लेना जाके, एक बार पढ़ा था हमने, याद आया? इनवॉल्यूशन लो। हाँ पढ़ा था ना, सेट के यस सर, कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। याद आ गया? यस सर। यानी कि Yes, sir.
बस जैसी कोई भी चीज़ लिखी हो ना तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ रिलेशन क्या करता है, कन्वोल्यूशन लू को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना सिखा दूंगा। आप कभी भी किताब खोलोगे, कुछ भी लिखा होगा आप उसको देख के समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से देखना शुरू करोगे, उसी से समझ में आ जाएगा तुमको। पूरी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपने से केवल कीवर्ड्स भी मिल गए ना आपको, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैराग्राफ में। एक लाइन को पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लाइड हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो। पिक्टोरियल रिलेशन कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मुझे कोई ग्राफ में ड्रॉ करना है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेट रिलेशन है। कितने हैं आपके पास, 1 से 2 का, 2 से 2 का, 2 से 4 का, 3 से 2 का, 3 से 4 का, 4 से 1 का और 4 से 3 का। इतना बड़ा रिलेशन मुझे गिवन है। ठीक है, उसका मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब मैं कैसे करता हूँ, देखो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहाँ से गए हैं आपके पास, 1 से लेके 4 तक गए। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक तरफ मैंने 1 नोड बना दिया, एक तरफ मैंने 2 नोड बना दिया, एक तरफ मैंने 3 नोड बना दिया और एक तरफ मैंने 4 नोड बना दिया। 4 नोड आप इस तरीके से कहीं भी बना दो जहाँ तुम्हारी इच्छा करे। 1 यहाँ बनाओ, 2 इधर बनाओ, 1 2 3 4, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 4 नोड बनाने। 4 नोड बन गए। अब पहला रिलेशन देखो क्या है, 1 से 2 तक। ठीक है, क्या है, 1 से 2 तक। तो मैंने क्या करना है, 1 से 2 के लिए एक एज बनानी है, वो भी 1 से कहाँ पहुंच रही हो, 2 पर। क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑर्डर पेयर कवर हो गया मेरा, पहला। सही है, हाँ बेटा यस सर। बताते रहो भी। ठीक है, फिर उसने कहा 2 से 2 पर, यानी कि 2 से स्टार्ट करना, 2 पर ही एंड करना, यानी कि सेल्फ लूप लगा दिया। क्लियर हो गया, 2 ऑर्डर पेयर कवर हो गए। आगे उसने क्या कहा, 2 से 4 तक। तो 2 से आपको कहाँ जाना है, 4 पे। क्लियर हुआ। आगे उसने कहा 3 से 2 पर, 3 से कहाँ पहुंचना है आपको, 2 पर। कोई डाउट, 3 से 4 पर। तो इजी हो गया। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर को फॉलो करूंगा, 4 से 1 तक। लो जी, 4 से 1 तक। ठीक है, फिर उसने कहा 4 से 3 तक। तो 4 से मैं क्या करूंगा, 3 पर भी पहुंचा देंगे। तो कितनी एज होंगी इसमें, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। बताओ, कोई डाउट है किसी को। तो क्या किसी नो भी सर। रिलेशन, क्या किसी भी रिलेशन से डायग्राम बना सकते हो। Yes, sir. यस सर। क्या इसमें मैं 50 न्यूमेरिकल दिखाऊं क्या आपको। नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है ना, यानी कि कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम तो जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग बहुत सिंपल चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक लाइन का लॉजिक है, फिर मैं इन सबको कंबाइन कर देंगे एक साथ। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होगा कि चीज़ों को इंटरप्रेट करना आ जाएगा। अब सोचो अगर मुझे एक डायग्राम गिवन है, जैसे ये 1, ये मुझे गिवन है 2, ठीक है, ये मुझे गिवन है 3। ठीक है, क्या दिए हुए हैं, 3 नोड हैं। मैंने कुछ एरो इस तरीके से बना दिया। ठीक है, 1 बन गया, ये मेरा 2 बन गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3 बन गए, 3 एज हो गई। ये मेरे पास 4 एज हो गई। क्या मैं इसका रिलेशन भी निकाल सकता हूँ क्या डायग्राम से। Yes, sir. तो R इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये बताओ कि R में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 4. क्योंकि 4 नंबर ऑफ एज हैं। तो पहली एज कहाँ से कहाँ तक गई है, 1 से 2 पर, 1 से कहाँ गई है, 3 पर, और कहाँ गई है, 2 से 2 पर, और 3 से 3 पर। कोई डाउट किसी को। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट। यानी कि डायग्राम से हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से हम डायग्राम बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। नो सर। बता देना बेटा, 1-2 बच्चे ही बताने कि बस हाँ उन्हें कोई डाउट नहीं है, बाकी सब। रितिका मित्तल, आर यू इन द क्लास। यस सर। हाँ बेटा, समझ में भी आ रहा है। हाँ सर, सब समझ में आ गया। हाँ ठीक, चलें फिर बेटा आगे, चले ना फिर आगे। यस सर। ठीक, अब देखो ये मैंने क्या किया, देखो एक ए सेट है मेरे पास, एक बी सेट है। ठीक है, 2 सेट मुझे गिवन है,
इसमें 1 2 3 है, इसमें एक्स वाई जेड है, और एक रिलेशन मुझे इस तरीके से गिवन है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए सेट है, ए सेट को तो मैंने इधर लिखा, ए सेट के एलिमेंट को, ये 3, कलर चेंज करूँ क्या, ए सेट के एलिमेंट को तो मैंने यहाँ लिखा, दिखाई दे रहा, ये रेड लूँ, ए सेट के एलिमेंट को तो मैंने इधर लिखा, कितने लिखा 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया। क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। तो आपके जितनी कितनी नंबर ऑफ रो होंगी, जितने ए सेट में एलिमेंट होंगे, आपके पास कॉलम कितने होंगे, जितने बी सेट में एलिमेंट होंगे। अब उनका रिलेशन देखता हूँ, आपके पास रिलेशन में है 1 का y के साथ, तो मैंने 1 और y इसका रिलेशन क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, ट्रू। यस सर। इज 1 रिलेटेड विद x, क्या 1 और x है यहाँ पर, नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 0। 1 का z के साथ, क्या 2 का किसी के साथ है, 2 का किसी के साथ नहीं, 3 का y के साथ, केवल 3 ही जगह पर 1 लिखा है, जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है, उन्हीं सबको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया मैंने, 0। इस तरीके से हम मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है, नो सर। इजी है, यानी कि डिफरेंट टाइप से रिलेशन को सिर्फ नोटेशन सिखा रहा हूँ मैं कि हम इस तरीके से भी डिनोट करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये मेरे पास बना क्या, डोमेन, ये मेरे पास क्या है, डोमेन के एलिमेंट ले लो, या फिर मेरे पास सेट ए के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, ये मेरे पास सेट बी के एलिमेंट हो गए। तो 1 इज रिलेटेड विद वाई, तो 1 से मैंने क्या किया, एक एरो बना दिया, किसके लिए, वाई के लिए। 1 इज रिलेटेड विद जेड, तो 1 को मैंने किससे रिलेट कर दिया, जेड से। क्लियर हो गया। आगे क्या, 3 का वाई से, तो मैंने 3 को किससे रिलेट कर दिया, वाई से। कोई डाउट किसी को, यानी कि दोनों डायग्राम क्लियर हो गए। यानी कि हम मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं, और पीछे हमने कोई डायरेक्टेड ग्राफ भी बना दिया तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, क्योंकि अब ऐसे आगे भी बढ़ना है। ठीक है, सिमिलरली एक है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, 2 रिलेशन का कंपोजिशन करना। जैसे मेरे पास ए सेट ये है, बी सेट ये है, और सी सेट ये है, आपके पास 3 सेट आपको डिफरेंट गिवन है। आर क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। देखो पहला एलिमेंट कहाँ से, ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से, बी सेट से, तो डेफिनेटली आर किसके ऊपर बना हुआ, ए क्रॉस बी के ऊपर। ठीक है, और एस इज इक्वल टू, देखो क्या है, ये मेरे पास है एस, एस इज इक्वल टू क्या, बी कोमा एक्स। तो पहला एलिमेंट कहाँ से है, बी से, दूसरा एलिमेंट कहाँ पर से है, सी से। क्लियर हो गया। अब मुझे 2 रिलेशन का क्या करना है, कंपोजिशन करना है, यानी कि आर ओ एस कंप्यूट करना है, कंपोजिशन ऑफ 2 रिलेशन। मैंने 2 रिलेशन का क्या सीखा, इंटरसेक्शन सीखा, यूनियन सीख लिया, डिफरेंस सीख लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस सीख लिया। अब मुझे करना है एक नया ऑपरेशन, कंपोजिशन। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 से ए पर, और ए से सोचो कहीं जा रहा है एक्स पर, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड विद एक्स। जैसे मैंने कहा 2, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा देखो बेटा 2 लेस देन है 3, ठीक है, और दूसरे रिलेशन में 3 क्या है, लेस देन है किसके, 4 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 लेस देन क्या होगा, 4 होगा। यही मतलब है कंपोजिशन का। ठीक है, अब मेरे पास क्या, देखो यहाँ 1 से क्या है, ए है, पहला ऑर्डर पेयर में चेक किया, ये क्या है, 1 to ए है। तो मैं ढूंढता हूँ एस में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ए से स्टार्ट हुआ है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1 से ए, यानी कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है, ए, तो दूसरे वाला में क्या है आपके पास, बी और सी का रिलेशन है, तो डेफिनेटली ये वाला एलिमेंट मुझे किसके साथ मिलेगा, दूसरे रिलेशन में पहला एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो मुझे एलिमेंट मिला ए, तो मैं उसे क्या करता हूँ, इसकी डोमेन में सर्च करने की कोशिश करता हूँ। क्या डोमेन में मिला ए, नहीं, 1, ए का कोई रिलेशन कंपोजिशन में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने ऑर्डर पेयर उठाया 2, डी, तो यहाँ की रेंज में मुझे मिला डी, तो मैंने इसके किस में ढूंढा, डोमेन में ढूंढा, डी कहाँ पर है, डी ये रहा। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ 2 रिलेटेड विद डी,
और डी रिलेटेड विद जेड, तो आंसर क्या मिलेगा? 2 2 also related with Z. जेड। वेरी गुड। तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर हो गया? अब मेरे पास है 3 अगेन, 3 और ए तो नीचे था ही नहीं, तो ये भी, इसका भी किसी के साथ कंपोजिशन नहीं हो सकता। अब ये मिले 3 बी, तो बी से स्टार्ट होने वाले हैं, देखो बेटा दोनों, तो एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार पहले वाले के साथ करेंगे, एक बार दूसरे वाले के साथ करेंगे। जब 3 के बी का 3b और बी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और एक्स मिल गया, 3 और एक्स। फिर 3b का हम किसके साथ करेंगे? बी जेड के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और जेड मिल गया, 3 और जेड। अब बात करते हैं 3d की, 3d का करेंगे तो 3z के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और z, 3 और z तो पहले से अवेलेबल है, रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बन गया आपके पास कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, लेकिन इसके लिए 2-3 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया, एक बार देख लिया और हो गया, इसके लिए 2-3 न्यूमेरिकल आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोट करके रखना, कंपोजिशन के ऊपर आपको 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने, प्रैक्टिस कर लेने। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं 7 टाइप के रिलेशन आपको डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, अब ढंग से सुनना बेटा, ढंग से, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से समझना। अगर स्ट्राइक करेगा तो बहुत जल्दी कवर अप होगा, वरना कंफ्यूज रहोगे लाइफ टाइम तक। इसकी डेफिनेशन उसमें मर्ज करोगे। रिफ्लेक्सिव का कहना था, जैसे देखो मेरे पास सेट ए है, इस ए में कुछ एलिमेंट है, लाइक 1 2 3 4, मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट लिए, चलो मैं एक को ले लेता हूँ 5। इसका कहना था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन आपने कोई भी लिख रखा है, इस रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, लाइक दिस 1 1 2,5 और 3,4। सोचो बस इतने ही रिलेशन में इतने ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो या तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन है इस सेट के सभी एलिमेंट का अपने आप के साथ में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर एवरी a, यानी कि सभी एलिमेंट का, यानी कि इस रिलेशन में 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए और 5,5 भी होना मस्ट है। अगर सब सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं ये वाले, उसके अलावा कुछ भी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका होना मस्ट है। अगर ये हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। बात क्लियर हुई? जैसे, हाँ बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। अब देखो ये मेरे पास सेट ए है, कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4। पहला रिलेशन मुझे गिवन है 1,1 1,2 2,3 1,3 4,4। तो डिटरमाइन करना है विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन इटसेल्फ के साथ होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए। ये होना मस्ट है, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चेक करते हैं, क्या देखो यहाँ 1 का 1 से तो है, 4 का 4 से भी है, लेकिन ना तो 2 का 2 के साथ है, ना ही 3 का 3 के साथ है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? No, sir. क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा देख लेना अभी से, अगर एक डेफिनेशन गायब हो गई आगे तक, हाँ बेटा कोई भी, विशाल, विशु, विभव, उदित, सिमरन, हाँ बेटा चेक कर लेना एक बार। कभी पता चला मोबाइल साइड में रख के बस ऐसे ही टाइम पास कर दो। नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी, चारों आ गए, सबका आना मस्त था। तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या ये होगा? No, डाउट sir. किसी को? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा?
नो सर। तो जल्दी बताओ, यूनिवर्सल रिलेशन। सर होगा सर। मैं लो, तुमने सारे सॉल्व कर दिए। कोई डाउट किसी को? नहीं? नो सर। चलो फिर 5 क्वेश्चन और हैं मेरे पास। अब की बार मैंने दूसरे तरीके से लिखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करना। रिलेशन दिया हुआ लेस देन और इक्वल, और सेट है आपके पास जेड। जेड क्या है आपके पास? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रिलेशन है लेस देन इक्वल टू। बताओ बेटा, पहला रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? क्या लगा हुआ यहाँ Yes, पर? sir. लेस देन और इक्वल टू। क्या होगा लिखा हुआ? सर। लेस देन और इक्वल टू। क्या ए लेस देन इक्वल टू ए होगा ऑलवेज फॉर Yes, sir. ऑल ए बिलोंग्स टू जेड? कोई भी इंटीजर लो, ए की वैल्यू कोई भी इंटीजर लो, वो इंटीजर अपने आप के बराबर या उससे छोटा होगा, तो बराबर तो Yes, होगा ही। sir. यस सर। यानी कि ये क्या होगा आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई डाउट किसी को? अब सेट के इंक्लूजन की बात करो। इंक्लूजन यानी कि सबसेट का रिलेशन है, सबसेट का। सबसेट, अगर मैंने कहा ये ए सबसेट है, ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए और नॉट फॉर एनी सेट। ए इज Yes, sir. सबसेट ऑफ ए और नॉट, होगा ना? तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन कहना है कि परपेंडिकुलर का रिलेशन है। मैं कह रहा हूं कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन भी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि क्या ये लाइन इसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी? No, sir. तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? No, sir. नो सर। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, श्रेया त्यागी। Yes, हाँ बेटा, sir. कुछ क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अब मैं बात करता हूँ, रिलेशन है पैरेलल, पैरेलल लाइंस का। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ ये लाइन अपनी के साथ ही पैरेलल होगी या नहीं होगी? एवरी लाइन इज पैरेलल विद इट्स ओन, होगी या नहीं होगी? Sir, होगी। होगी सर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड, डिविजिबिलिटी, यानी कि आप कह रहे हैं कि 4 डिवाइड बाय 4 या फिर a डिवाइड बाय a से हमेशा डिवाइड हो ही जाएगा, नहीं होगा? चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। आप कह रहे हैं कि 3 डिवाइड बाय 3 हो जाता है, 4 डिवाइड बाय 4 हो जाता है। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में डिवाइड हो जाएंगे? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, मैं फिर आगे। तो ये ऐसा ही है, ठीक है? अब इसका क्या कहना था? सिर्फ अब की बार इसने क्या कर दिया? क्या लिखा इसने? a नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। किसके लिए? फॉर एवरी ए। अगर सेट ए है मेरे पास, अगर सेट ए है 1, 2, 3, तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होगा। तो ना तो रिलेशन में 1, 1 आएगा, ना ही 2, 2 आ सकता है, और ना ही 3, 3 आएगा। यानी कि ये तीनों तो आ ही नहीं सकते हैं। तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इटसेल्फ का रिलेशन कैप्चर ही नहीं होगा रिलेशन के अंदर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मिलके। वही न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, अब बताना आपको कि ये इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसमें आ गया 1, 1, आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हेलो, तो ये नॉन तो होगा क्या ये? No, नहीं sir. होगा। वेरी No, गुड, इसमें भी सारे हैं।
ये भी नहीं है सर। क्या ये होगा? यस Yes, sir. सर। ठीक है, इसमें ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है, ना ही 4,4 है। ये बताओ एम्प्टी रिलेशन। यस सर होगा। Yes, sir होगा। ये नहीं। No, sir. तुमने तो सारे सॉल्व कर दिए, तो यानी कि क्लियर हो गया। यस सर। तो Yes, आगे sir. चलें। ठीक है, देखें लेस देन इक्वल टू, ये तो आपने जब रिफ्लेक्सिव बता दिया, या तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा या फिर ही रिफ्लेक्सिव होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो क्या बताया था आपने, रिफ्लेक्सिव है, ये क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1/1 आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। परपेंडिकुलर को आपने बताया था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब परपेंडिकुलर को चेक करो, कोई भी लाइन अपने आप के साथ में परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, तो ये क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। पैरेलल लाइन रिफ्लेक्सिव थी तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी आपने डिवाइड का ऑपरेशन बताया था, तो ये भी नहीं होगा। हाँ बेटा, और एक्सप्लेन करूँ क्या इसका? बताओ बेटा। सर आ गया। सर अब थर्ड रिलेशन करते हैं। विशाल बताओ। हाँ सर, वो परपेंडिकुलर सर रिफ्लेक्सिव बताया था ना आपने। परपेंडिकुलर को नॉन, मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं कहा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है परपेंडिकुलर वाला। ये लाइन इसी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नो होती है, अपने आप से तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो परपेंडिकुलर तो होती नहीं। मैंने ये ओके कहा सर। था एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये मेरी लाइन ए है, ये बी है, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, कौन सा रिलेशन बताना चाह रहा था मैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड में यूज कर लेता हूँ कि जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए। क्लियर हो गया? अब नॉन हाँ रिफ्लेक्सिव सर, ठीक है। रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना इररिफ्लेक्सिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्सिव। जैसे मेरे पास सेट ए है, मैंने कह दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके अंदर क्या आ गया, 1,1 तो है और 2,2 भी है, ना 3,3 है, ना 4,4 है। देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए चारों का होना मस्ट है, इररिफ्लेक्सिव के लिए चारों का एक्सटेंट होना मस्ट है। यही तो बात। लेकिन अब सोचो उसमें कुछ है और कुछ नहीं है, तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? यस सर। भाई चारों यानी कि सारे ऑल, यानी कि सबका होना मस्ट है किसमें, रिफ्लेक्सिव में, सबका एब्सेंट होना इररिफ्लेक्सिव। लेकिन कुछ है कुछ नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन रिफ्लेक्सिव। इफ एनी रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, तो दैट रिलेशन इज कम्स इन नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इसकी बात करते हैं, 1,1 है, 4,4 है, क्या सारे एब्सेंट हैं? तो हम कहेंगे नहीं। क्या सारे प्रेजेंट हैं? नहीं। तो ये क्या होगा आपके पास, नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसकी बात करो, इसमें चारों हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। या तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर इररिफ्लेक्सिव होगा, या फिर नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब ये फाई क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वो ये वाला होगा, सॉरी यही वाला होगा, नॉन रिफ्लेक्सिव। एम्पिटी नॉन रिफ्लेक्सिव होगा, सर इररिफ्लेक्सिव होगा। इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो ये बनेगा आपके पास नॉन रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? ये रिलेशन क्या बनेगा आपके पास, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव।
ये क्या बनेगा आपके पास? इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। क्योंकि सारे एब्सेंट हैं, इसमें सारे प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। इसी तरीके से ये सब आपको अप्लाई करना है। तो हम लोग यहीं खत्म करें या आगे भी देखना है? छोटी छोटी डेफिनेशन और है, बस यहीं खत्म करें क्योंकि 10:30 भी हो गए। बिल्कुल। चलो, और मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ न्यूमेरिकल। चलो अब इसकी बात करते हैं। ये रिलेशन गिवन है आपको, आर गिवन है, इसे चेक करके बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नो सर, नो सर। गुड, सही है। ये रिलेशन चेक करो। यस सर। यस सर, रिफ्लेक्सिव है। गुड, ये रिलेशन चेक करो। नो सर। यस सर। नहीं नहीं, नो। 4 4 नहीं। इसमें है 4 एलिमेंट, तो 4,4 कहाँ है यहाँ पर? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ, इसी स्लाइड में पूछते हैं इररिफ्लेक्सिव कौन सा होगा? इररिफ्लेक्सिव, क्या पहला रिलेशन सर इररिफ्लेक्सिव कोई भी है? नहीं होगा इनमें से। ठीक है, चारों का एब्सेंट होना जरूरी है, इसमें ये मिल गया। अगर आपको कोई चीज नेगेटिव तरीके से प्रूव करनी है उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हम लोग ये सिर्फ इतना लिख दूंगा मैं कि देखो 4,4, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सो डेट्स व्हाई दिस रिलेशन कैन नॉट बी इररिफ्लेक्सिव। केवल एक वर्ड लिखा मैंने, क्या? 4,4 बिलोंग्स टू आर, इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। आप कह रहे हैं कि सारे रिलेशन जो इररिफ्लेक्सिव होता है उसमें सबका होना मस्ट है। अगर आपने एक भी ऑर्डर्ड पेयर बना दिया और ये दिखा दिया कि वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा, तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा डेफिनेटली, कि सबका एब्सेंट होना जरूरी है। तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। तो आपने मुझे बताया कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं। नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होगा? क्या ये नॉन रिफ्लेक्सिव है? नो सर। जब देखो नो वो, सर। जब कोई रिलेशन ना तो देखो ये क्या रहा, रिफ्लेक्सिव, ना इररिफ्लेक्सिव, तो डेफिनेटली क्या बनेगा? ये नॉन नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आपने जिसे कह दिया क्या, रिफ्लेक्सिव कह दिया, तो डेफिनेटली नॉन रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। अब बात करें कि आपने कहा ये नो है और ये भी नो है, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। ना तो ये क्या रहा, इररिफ्लेक्सिव, ना ही ये क्या रहा, रिफ्लेक्सिव, तो डेफिनेटली क्या होगा? नॉन रिफ्लेक्सिव। यही तो डेफिनेशन थी उसकी। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं और मैं असाइनमेंट पोस्ट कर देता हूँ उसमें, और ट्यूसडे 5 बजे तक सबमिट कर देना। ठीक है? सर सैटरडे वाला टेस्ट का कुछ होगा? मतलब क्या होगा हाँ, सैटरडे वाले टेस्ट में? टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइम स्लॉट मिल गया होगा तुमको? टेस्ट का टाइम स्लॉट मिला होगा ना, एक सुबह होगा, एक शाम, एक दोपहर में होगा। तो कुछ नहीं पता अभी। सेट, बस चलो सेट से, हाँ सेट से ही पूछेंगे क्वेश्चन। टेस्ट वेस्ट देने जरूरी है क्या? बेटा तुम्हारे आना भी जरूरी नहीं क्लास में, तुम्हारा खाना भी जरूरी नहीं है, तुम्हारा पीना भी जरूरी नहीं है। आता नहीं तो सर फोन आता, मैं तब अटेंड करता, मैं क्लास नहीं ज्वाइन करूँ। क्या हो बेटा संयम? कह रहा हूँ सर नेटवर्क दिक्कत करता है यहाँ पे गांव में। गांव आया हूँ तो सर 1-2 क्लास सुबह की हो जाती है, उसके बाद मैं अटेंड नहीं कर पाता। हाँ बेटा, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है। को अच्छा लगता है तो आप अपना सेकंड ईयर अगले साल कर लेना, किसी ने मन थोड़ा किया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। बस देखो पेंडेमिक है, ये तो सबको पता है कि पेंडेमिक है, लेकिन ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। और कोई किसी का डाउट हो तो बताओ। सर मेरा नेट चला गया, तो मुझे ये पूछना है कि
जो हमारा सैटरडे का वो होगा, जो टेस्ट होगा हम्म। सर, वो मतलब उसमें कौन सा मतलब सेट का पोर्शन आएगा सिर्फ, या कैसे? सेट आएगा, सिर्फ सेट। सर पूरा सेट? ठीक है, मैं मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ, ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, सेट ही आएगा। ठीक है, सेट, टोटल सेट से पूछ लेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्लास ऑफ करते हैं।